Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pak Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pak Studies class. My dear students, let's quickly have a look. Today's student learning outcome, क्या objective है आज के lesson का? Let's quickly have a look. So today you will be able to understand the constitutional development from 1858 to 1935 and the political parties. So my dear students, मुख्तलिफ political parties और जो के constitutions बने थे from 1858 to 1935, हम उन तमाम constitutions को, क्योंकि आइन बहुत ही अहम हिस्सा होता है किसी भी गवर्नमेंट का, हम उन तमाम आइन को एक दफ़ा देखेंगे, क्या उसके लिए क्या रिफॉर्म्स थे उनके अंदर मुसलमानों के लिए या जो लोकल रेजिडेंट्स थे सब कॉन्टिनेंट के, हम उनको भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेसन में हमने एनालाइज किया था उन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को जो 1905 से लेके पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट हुए थे एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947. सो मुख्तलिफ जो हैं डेवलपमेंट्स होती रही पॉलिटिकल. मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, शिमला डेपुटेशन हुई, उसके बाद क्रिस्प मिशन था और बहुत से इंडियन एक्ट था. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्होंने अल्टीमेटली दे रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. तो इसमें बहुत सी हमने स्ट्रगल्स भी पढ़ी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन को पढ़ने के लिए क्विकली ओपन योर पाक स्टडीज बुक्स, यूनिट नंबर 1, दैट इज आइडियोलॉजिकल बेसिस, स्ट्रगल एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. पॉज द वीडियो एंड क्विकली ओपन योर बुक्स. I hope everybody has opened the book. So now let's quickly move forward towards today's lesson. So सबसे पहले हम 1958 में जो ब्रिटिश राज बिगिन हुआ था उस टाइम कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था हम उसको पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1858. So the British Raj began after the War of Independence in 1857, also known as Indian Mutiny. The British Crown assumes direct control of India. So जब यहाँ आ गए थे ब्रिटिशर्स, उसके बाद क्या हुआ था कि एक वॉर हुई थी जिसमें सिखों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने इकट्ठे जो है लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़. और बेशक इसमें जो है वो लोकल रेजिडेंट्स को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इससे ब्रिटिश रूल को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था. और पहला कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इसी तरीके से जो है वो स्टार्ट किया था कि उन्होंने कहा था कि तमाम जो पावर है वो ब्रिटिश राज जो है उसके हाथ में रहेगी और सब कॉन्टिनेंट को एज अ कॉलोनी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर की. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट. So इसमें क्या हुआ था? The Indian Council Act is passed introducing the legislative councils within limited powers and Indian representation. This marked one of the early step towards the Indian involvement in the governance under the British rule. So my dear students, आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी किस तरीके से आती जाती थी कि जब लोकल रेजिडेंट्स को इस बात का पता चला कि हम क्यों किसी और के रूल के अंदर रहें और उनको अपने राइट्स की अवेयरनेस आई, तो जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उससे पहला रिफॉर्म क्या आया? पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कि तमाम पावर हमारे पास होगी, उसके बाद 1861 में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया कि कुछ लेजिस्लेटिव पावर जो है वो लोकल जो गवर्नेंस है उसको भी दी जाए. तमाम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इख्तियारात नहीं रहेंगे, बट इट वाज वेरी लिमिटेड. ठीक है, ये बहुत ही लिमिटेड है और पहली दफ़ा इसमें जो है वो लोकल जो लोग हैं उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दिस इज 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म. सो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म इसको हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 8 में. सो ये रिफॉर्म क्या था, इसको एक दफ़ा दोबारा रिकैप कर लेते हैं. द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स are implemented which expanded the powers of the legislative councils and introduced separate electorates for Muslims. This move was aimed to accommodating diverse interest within the Indian population. So यहाँ पे पहली दफ़ा मुसलमानों को separate electorates जो है उनका हक मिला था 1909 में, और ये मुस्लिम लीग बनने के बाद हुआ था. और ये बहुत बड़ी ही एक अहमियत है कि मुसलमान जो हैं उनके पास अपना वोट कास्ट करने का, या वो इलेक्ट जो है वो कर सकते हैं या वो वोट कास्ट कर सकते हैं. तो ये आइन के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली थी. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज 1919 Chelmsford reforms. इसमें क्या हुआ था कि the government of the Indian Act, also known as the Montague-Chelmsford reform, is enacted.
This act increased the Indian participation governance and introduced the concept of diarchy, where certain responsibilities were divided between Indian ministers and British authorities. अब हम शुरू से ही ये बात पढ़ते आ रहे हैं और इसीलिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कि ब्रिटिश राज होने के बावजूद उन्होंने डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। डायरकी क्या होती है कि एक जो गवर्नेंस होती है वो दो लोगों के इख्तियार में हो, ठीक है। तो अब यहाँ दो लोग कौन है, ब्रिटिशर्स एंड द हिंदूज। तो वो क्या हुआ कि यहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस करवाई जिससे मुसलमानों को जो है वो खास कोई फायदा नहीं हुआ एंड दे वर अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे जो है वो दो लोगों के दरम्यान में बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इंडियंस हिंदूज की इसलिए थी क्योंकि वो ज़ाहिर है दे वर द फर्स्ट मेजॉरिटी। सो उन्होंने ये तो कहा कि लोकल्स की जो है वो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, बट इससे ज़्यादा फायदा जो है वो हिंदुओं को हुआ था। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच हैपेंड इन 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 इज इंट्रोड्यूस्ड विच फर्दर इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। It introduced provincial autonomy, federalism and expanded the role of Indians in legislative bodies. So पहली दफ़ा जो है वो क्या फेडरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फेडरलिज्म क्या है ये आप छोटे होते से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बना दी जाती हैं और इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी अपने अपने इख्तियारात होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कहने को फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया था। मेन पावर जो है वी हैव ऑलरेडी रेड इट इन प्रीवियस लेक्चर कि मेन पावर फिर भी गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के पास ही थी। सो इससे इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी की मुसलमानों ने भी और हिंदुओं ने भी, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने मिलकर इस एक्ट को जो है बहुत ज़्यादा अपोज किया था। यू रिमेंबर दैट। लेकिन आगे चल के फ्यूचर में पाकिस्तान बनने के बाद जो है इस एक्ट के ऊपर या इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, क्योंकि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, इसको जो है काफ़ी अरसे तक जो है इसको फॉलो किया गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस जो कि 1956 से लेके 1935 तक जो है वो फर्दर मुख्तलिफ टाइम्स पे जो है वो पास होते रहे। सो वी हैव कवर्ड द चैप्टर, whole chapter. So this is the practice for today's lecture. You can download this worksheet from the description box below, or you can get it in print form by our teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So moving on towards your homework. For your homework, you will complete the skill 1.13 till 1.16. So ये आप homework में भी कर सकते हैं, ये teacher class में भी करवा सकती हैं। आपको QR code book में given है, आपने इसको scan करना है। It is on page number 18 and you can have an access to a skill sheet जिसको आप complete कर सकते हैं online. So my dear students, after your homework, let's quickly conclude today's topic. So ये basically आज के topic का conclusion ये है कि these reforms represent a gradual process of political evolution in British India, reflecting both the changing dynamics within Indian society and the shifting प्रायोरिटीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो किस तरीके से कॉलोनियलिज्म जो है उसके अंदर जो है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस पास हुए और ये वक्तन फवक्तन चेंज होते रहे क्योंकि रिफॉर्म्स बनाए जा रहे थे, लोकल जो है उनको अवेयरनेस आती जा रही थी अपने राइट्स की, एंड दे केप्ट चेंजिंग, दैट्स व्हाई, एंड अल्टीमेटली दिस लेड टू द creation of Pakistan and the partition between India and Pakistan. So I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.